यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझो इधर, कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसे हम लोग कह देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का अध्ययन सबसे पहले किया था कॉस्टिचेव नामक वैज्ञानिक ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग दूसरे शब्दों में कह देते हैं फर्मेंटेशन, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। वैसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, तो वैसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो माइक्रोब्स के अंदर होता है उसे हम लोग कह देते हैं फर्मेंटेशन। दूसरी बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा होता है लिविंग बॉडी के अंदर, बट फर्मेंटेशन में अकर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। फर्मेंटेशन की क्रिया लिविंग सेल से बाहर भी हो सकती है, जैसे आप कहते हैं जूस का खट्टा हो जाना, जूस रख देते हैं खुला खराब हो जाएगा, दूध का फट जाना, है ना, दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, वैसे फर्मेंटेशन शब्द की व्याख्या सबसे पहले किया था लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। The term fermentation was given by लुईस पास्चर। बुकनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ईस्ट सेल से, ईस्ट जानते हैं ना, सैक्रोमाइसिस फंजाई है जो फर्मेंटेशन करता है, तो ईस्ट सेल से उन्होंने जाइमेज कम्प्लेक्स एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था जो लिविंग सेल से बाहर भी फर्मेंटेशन कराने की क्षमता रखता था। क्लियर? कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात, शुरू में मैकेनिज्म आपको पढ़ाए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले ग्लूकोज परिवर्तित होगा पायरुविक एसिड में, है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात यह जो फर्मेंटेशन, सबसे जो कॉमन फर्मेंटेशन है दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है ना, जिसमें इथाइल अल्कोहल बनता है। तो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है दो स्टेप्स में। ठीक है, कि पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एब्सेंट रहेगा तो वो चला जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात फर्मेंटेशन की क्रिया होती है दो स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है, दैट इज CH3COCOOH, ये हो गया क्या, पायरुविक एसिड, ये हो गया आपका पायरुविक एसिड। ठीक है, इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ एंजाइम काम करेगा डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये निर्माण कर देगा दैट इज 2CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ये हो गया क्या, एसिटल्डिहाइड, है ना, प्लस 2CO2। क्लियर? कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वह जो पायरुविक एसिड है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे निर्माण होता है एसिटल्डिहाइड का। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वह जो एसिटल्डिहाइड है दैट इज CH3CHO, ये रिएक्ट कर जाता है किससे, NADH2 से। ये रिएक्ट कर जाएगा NADH2 से, यहाँ एंजाइम काम करेगा डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ एंजाइम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज, तो ये निर्माण कर देगा दैट इज C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, और NADH2 परिवर्तित हो जाएगा NAD में। क्लियर? ये दो स्टेप्स हुआ। यदि ओवरऑल रिएक्शन देखें, कहाँ से, शुरू से ग्लूकोज से, ये तो ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात हुआ ना, अगर ग्लूकोज से देखा जाए तो हम लोग लिखे भी थे वहां पर दैट इज C6H12O6, यहाँ पर एंजाइम काम करेगा कौन, जाइमेज कॉम्प्लेक्स। जाइमेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में यह निर्माण कर देगा किसका, दैट इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 58 किलो कैलोरी एनर्जी का। क्लियर?
ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया ग्लूकोज के लिए, है ना। और ये 2 स्टेप्स हो गया पायरुविक एसिड के बाद। क्लियर। अब आइए एक चीज है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट RQ, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट शॉर्ट में लिखते हैं RQ। बात समझिए, कहते हैं कि किसी भी रेस्पिरेशन में RQ इज इक्वल टू होता है, किसी भी रेस्पिरेशन में इवॉल्व्ड CO2, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया जाता है बाय यूज्ड O2, और जितना ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है, इसके रेशियो को ही हम लोग कह देते हैं क्या, RQ, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। सीधा सा आप याद रखेंगे CO2/O2, ठीक है। ये RQ का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो RQ का वैल्यू होगा 1। याद कीजिए रेस्पिरेशन का इक्वेशन हम लोग लिखे थे C6H12O6 + 6O2, 6 ऑक्सीजन वहां था और बना था क्या, 6CO2 + 6H2O + 678 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी निकला था। यहाँ मतलब है CO2/O2 से, तो CO2 लिबरेट हुआ कितना, 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल्स, तो 6/6 अर्थात RQ का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रेजेंट होता है प्रोटीन या फैट, तो RQ का वैल्यू हमेशा होगा <1, हमेशा होगा वो 1 से कम। और यदि ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यदि ऑर्गेनिक एसिड होगा तो RQ का वैल्यू हमेशा होगा <1, वो 1 से अधिक होगा। क्लियर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में गौर कीजिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिबरेट हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप कहते हैं CO2/O2, तो CO2 जो है वो तो यहाँ गौर कीजिए कि 2 है और O2 0 है। इसका अर्थ है कि RQ का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव, RQ का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट्स में, जिसको सक्यूलेंट्स भी हम लोग कह देते हैं, है ना, तो जीरोफिटिक प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो है वो RQ का वैल्यू हो जाएगा 0। चूंकि CO2 लिबरेट वहाँ नहीं हो रहा है तो RQ का वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि RQ के वैल्यू द्वारा हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर 1 आ रहा है हम समझ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, <1 है तो हम कह देंगे प्रोटीन या फैट शरीर में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, फिर बड़ा वीडियो जाएगा नहीं, यही तो। चलिए बहुत हो गया।